नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया। आज यह चैनल 10,000 लोगों का एक परिवार बन गया है, तो सबसे पहले आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रोज़ की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस से देखिए पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम लोग 40 से अधिक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे व्याख्या के साथ। और देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिक्स जो है इंड करेंगे, लेकिन इसका जो विविध वाला पोर्शन है इसको देखिए मैं कल समाप्त करूंगा। बाकी आज जो पॉलिटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं आज उसका हम लोग पूरा जो है यहाँ पर इंड करेंगे, और बाकी विविध वाला जो सेक्शन है हम लोग कल उसको कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत समय हम लोग गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन यानी कि, और देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। पॉलिटिक्स से पहले हम लोग पूरा हिस्ट्री से जितने भी PYQ बने हैं हम सभी जो है पढ़ चुके हैं। जाएगा चैनल के पृष्ठ में, सभी वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा। देखिए पहला यहाँ पर थोड़ा मैं जल्दी बोलूँगा क्योंकि देखिए टाइम की कमी है। आप लोग का एग्ज़ाम भी जो है जल्द ही अब आने वाला है, तो थोड़ा मैं जल्दी तेज़ी से कराकर मैं इसको इंड कराऊँगा। तो जो क्वेश्चंस बना है आयोग एवं संस्था से यहाँ पर देखेंगे। कह रहा है कि एक EVM अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है? 64 की, 72 की, 36 की, 24। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा है इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए यहाँ पर सही होगा। देखिए क्वेश्चन 2019 का पूछा गया है, NVS PGT में पूछा गया है। तो हम लोग थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि एक EVM अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है। बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों, जरा एक बार आप लोग इसका देख लीजिएगा सर्च करके कि वर्तमान में भी यही है कि थोड़ा बदल चुका है, क्योंकि 2019 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसको जरा देख लीजिएगा एक बार सर्च कर। देखिए नीचे कह रहा कि EVM का पहली बार 1982 में केरल में 70 पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? देखिए ये अभी हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि यह उस टाइम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब वो क्वेश्चन बना था देखिए तभी का यह क्वेश्चन उस समय का पूछा गया था। अगला है कि किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय में 2 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने में से जो पहले होगा वह होगा कि 3 की 5 की 6। तो देखिए करा कि किसी निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह कार्यालय में 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा होगा तब तक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक में हमारे देश के निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होता है तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त बताना आप लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है कि संसद के, कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के, कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा। देखिए राज्य चुनाव जो आयुक्त होता है वह राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही होगा। प्रश्न का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होंगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो आपको बताना कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा यहाँ पर इसको स्किप करते हैं। आप लोग इसका जरा आप लोग वर्तमान में क्या है आप लोग जरा आप देख लीजिएगा। मैं इसको स्किप करता हूँ। क्वेश्चन 2013 का पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसको हम लोग छोड़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु, सब लोग जानते हैं मतदान की आयु क्या है, 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु के लोग मतदान कर सकते हैं। याद रखिएगा कि 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आप लोग इसको संविधान संशोधन याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं सीधे व्याख्या।
देखिए वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत को जानने के लिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का पद बिना किसी विलंब के स्थापित किया जाए। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान आयोग की, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की, ए और बी दोनों। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर विकल्प सही नहीं होगा जो यह दिया है। सीधा लोग व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देता है। अगला देखिए दिया कि सरकारिया आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, विकास परिषद की, क्षेत्रीय परिषद। देखिए 163 का ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का ए सही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतर्राज्यीय परिषद होगा। तो सरकारिया आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1990 में गठित एक संवैधानिक जो निकाय है अंतर्राज्यीय परिषद है। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित निर्धारित कर सकता है। केंद्र तथा राज्यों से संबंधित सरकारी आयोग की सिफारिश पर वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष। देखिए इसको हम लोग छोड़ते हैं। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रिजर्व बैंक की, वित्त आयोग की, नीति आयोग की, संसद। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का ए सही कौन सा 165 का देखिए जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त आयोग होता है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का जो सूत्र निर्धारित करता है वह वित्त आयोग करता है। व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। केंद्रीय वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(3) के तहत निम्न सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जैसे कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य कुल निवेश प्राप्तियों के बंटवारे के संबंध में सिफारिश, भारतीय संचित निधि में से राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता में अनुदान के संबंध में सिफारिश आदि। देखिए दोस्तों, मैं अपना स्पीड जानबूझकर थोड़ा जो है तेज किया हूँ। यदि आप लोगों को मेरा स्पीड इसके बावजूद भी आपको धीरे लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को 2x कर लीजिएगा। थोड़ा देखिए टाइम का अभाव है, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दी जल्दी पूरा PYQ में इंड करा दूँ, तो इसलिए मेरा बोलने का स्पीड जो है थोड़ा फास्ट आप लोग मैनेज करिएगा। नहीं तो आप लोग कोई कमेंट मत करिएगा कि मैं क्यों इतना तेज़ बोल रहा हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए यदि मैं धीरे धीरे बोलता तो कैसे मैं पढ़ता इस क्वेश्चन को, जैसे आपको एक बार बता दे रहा हूँ कहकर ऐसे मैं पढ़ता। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग की, कर्मचारी चयन आयोग की, चुनाव आयोग की, वित्त आयोग। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही होगा, कौन सा विकल्प सही आप लोग बताइए ज़रा, तो कहेंगे इसका बी जो होगा वह सही होगा। अब देखिए यदि मैं इतना धीरे धीरे कराऊंगा तो आप लोगों का यह कोई भी PYQ का सीरीज इंड नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरा थोड़ा बोलने का स्पीड जो है फास्ट में किया हूँ जानबूझकर। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, नहीं तो कई लोग जो है कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं, तो इसलिए सोचा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए भारतीय संविधान में उल्लिखित निकाय या संस्थान को संवैधानिक निकाय कहा जाता है। इन निकायों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। संघ लोक सेवा आयोग यानी अनुच्छेद 315, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, वित्त आयोग 280 तथा राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 फर्स्ट इत्यादि संवैधानिक निकाय है। जबकि कर्मचारी चयन आयोग SSC भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आपको नहीं लग रहा पूछेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखिए हम लोग इसको भी छोड़ते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन बना है पंचायती राज संस्था देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की गई थी? जयपुर से, कि सादनगर से, कि हैदराबाद से, कि नागौर से? देखिए सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान के नागौर से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा।
व्याख्या देखते हैं कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन, देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को स्थापित किया गया तथा 16 नए अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक और 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा के सचिव का चुनाव किसके मतलब या नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सचिव का। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा कि ग्राम वार्ड के सदस्यों द्वारा कि ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा कि सरकार द्वारा नियुक्ति? देखिए इसको जो नियुक्ति की जाती है वह सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है ग्राम सभा के सचिव की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा में निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत की अवधि क्या होती है? बताइए। परिणामों की घोषणा की तारीख से 5 वर्ष के लिए, कि चुनाव की अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष के लिए, कि अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए, कि अंतिम पंचायत के विघटन की तारीख से 5 वर्ष के लिए। तो देखिए 170 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा कि अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए पंचायत की अवधि होती है। अब व्याख्या देख लीजिए कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में पंचायतों शीर्षक से भाग 9 जोड़ा गया है। पंचायतों का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। नए चुनाव उस कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लिया जाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। आप लोगों में से जितने भी लोग KVS इन्वेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो देखिए कंप्यूटर में 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप लोग जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग स्किप मत करिएगा इस पार्ट को। देखिए जब आप लोग का EMRS का एग्जाम था उस टाइम में ICT को यूट्यूब के माध्यम से प्लस टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा कवर कराया था। और देखिए मैं आप लोगों से बता देता हूँ TGT में 15 में से 14 क्वेश्चन जो हम पढ़ाए थे हमारे कंटेंट से फंसा था। PGT में भी 15 में 14 क्वेश्चन फंसा था हमारे कंटेंट से। देखिए हॉस्टल वार्ड में 15 क्वेश्चन फंसा था। अब देखिए मैं आप लोगों से कोई यह झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसका जो प्रूफ है मैं चैनल पर अपलोड किया हूँ, जाकर देखिएगा। जो हम प्रूफ आपको यहाँ पर बता रहे हैं सब हम प्रूफ दे दिए हैं कि हम जो आप लोगों को कंटेंट दिए थे वहाँ से हम TGT में 15 में 14 क्वेश्चन, PGT में 15 में 14 क्वेश्चन, हॉस्टल वार्ड में 15 क्वेश्चन फंसाए थे। तो आप लोग अब ध्यान से सुनिए कि देखिए आप लोग मात्र 51 रुपीज़ में 51 रुपया में कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन है, 10 टेस्ट सीरीज में देखिए कुल कितना 300 क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन है यह सभी NCERT प्लस PYQ बेस्ड है, तो आप जरूर लीजिएगा क्योंकि अब तक देखिए 350 से अधिक लोगों ने इसको परचेज कर लिया अपने KVS इन्वेस्ट एग्जाम के लिए। तो आप लोग जरूर लीजिएगा, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और देखिए यदि आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं 50 से 51 रुपये आप लोगों से लेकर झूठ बोलकर ले लूँगा तो मैं देखिए बहुत बड़ा कोई करोड़पति नहीं बन जाऊँगा। तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी आप लोगों की इच्छा है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेना होगा तो आप लोग को ये स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज जो है मात्र 51 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसी अधीनस्थ अथवा प्रत्यायुक्त विधान कहा जाता है? राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों पर विचार करना, कि नौकरशाही द्वारा नियम और विनिमय बनाया जाना, कि विधान परिषदों द्वारा विधेयकों का पास किया जाना, कि पंचायतों और नगर निगमों द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना। देखिए 171 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पंचायतों और नगर निगमों द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का वह सही होगा। देखिए अधीनस्थ अथवा प्रत्यायुक्त विधान वह विधान है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को अधिकार प्रदान किया गया है, अतः पंचायतों और नगर निगमों द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना भी इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? शाह कमीशन, की नानावटी कमीशन, की बलवंत राय समिति, की लिवरहांस कमीशन? जो है देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सभी लोग जानते हैं कि पंचायती जो राज के जनक जो हैं वास्तुकार हैं बलवंत राय हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बलवंत राय मेहता
समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जनवरी 1997 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने नवंबर 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा समिति की सिफारिशों को जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। और देखिए जो लिबरहान आयोग है या बाबरी मस्जिद विध्वंस जो 1992 में है, इसकी जांच के लिए है। शाह आयोग का संबंध आपातकाल की जांच के लिए जो 1975-77 में लागू किया गया था। नानावटी आयोग का संबंध गोधरा कांड से है, 2002 में जो हुआ था, यह जांच के लिए सब संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत का कार्यकाल होता है। देखिए आप लोग बताइए जरा इसको, हम लोग अभी पीछे पढ़े क्वेश्चन ऐसे ही। परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष, कि चुनाव की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष, कि प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष, कि पिछली पंचायत के विघटन की तिथि से 5 वर्ष। तो देखिए इसका जो कार्यकाल होता है वह प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। तो देखिए थोड़ा व्याख्या देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 अंगा में पंचायतों के कार्यकाल का प्रावधान है। इसके तहत सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि उसका विघटन कार्यकाल के बीच में हो जाता है तो उसका चुनाव 6 माह के भीतर अनिवार्य है। ध्यातव्य है कि पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक न होकर सिर्फ शेष बची अवधि तक ही होता है। हम लोग जो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं संवैधानिक संशोधन से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया था। लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्वेषण का भावना विकसित करना, कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा को अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो जोड़ा गया था वह ऑप्शन नंबर डी को ही जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 ने भारतीय संविधान में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा। इस कर्तव्य के अनुसार माता पिता या अभिभावक का यह दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह संशोधन शिक्षा के अधिकार को मूलाधिकार के रूप में स्थापित करने के साथ साथ नागरिकों के लिए एक कर्तव्य भी निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आधिकारिक भाषाओं की संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया। बताइए 18 की 16 की 15 की 19। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 18 कर दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आधिकारिक भाषाओं की संख्या को बढ़ाकर जो है वह 18 कर दिया गया। लेकिन देखिए वर्तमान में कुल जो है 22 भाषा, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह 71वें के अनुसार पूछा था, जब किया गया था तब देखिए तब 18 हो गया था, लेकिन वर्तमान में देखिए कुल 22 भाषा है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम की आधिकारिक भाषाओं की संख्या को बढ़ाकर 18 कर दिया गया। 71वां संविधान अधिनियम जो है 1992 ने भारतीय संविधान की 8वीं सूची में संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक का मिलान सही नहीं है। एक तरफ देखिए संविधान संशोधन है, दूसरी तरफ विषय या अनुसूची है। तो देखिए पहला जो संशोधन है इसका संबंध 9वीं अनुसूची से है। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला का तो यहाँ पर देखिए 9 होगा। तो ऐसा अच्छा, और कौन सा पूछ रहा है कि मिलान सही नहीं है, यह पूछा है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर जो चौथा दिया है यही गलत है। यह 10वीं अनुसूची, इसका जो संबंध है 52वां संविधान संशोधन से है, दल बदल से है। तो यही जो है सुमिलित नहीं है, बाकी देखिए सब सुमिलित दिया है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि पहला संशोधन 9वीं अनुसूची, 73वां संशोधन 11वीं अनुसूची, 74वां संशोधन 12वीं अनुसूची, 52वां संशोधन 10वीं अनुसूची। अब देखिए आप लोग याद रखिएगा कि जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। यह संशोधन 1976 में किया गया। अगला दिया है कि भारत के संविधान का 104वां संशोधन है, पूछ रहा है। बताइए आप लोग जरा, आप लोग इसको पढ़िए, क्वेश्चन लंबा है, आप लोग पढ़कर इसमें बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है, आप लोग यहाँ पर बी देखिए, सी दिया है कि डी दिया है, कौन सा सही होगा बताइए। तो देखिए क्वेश्चन से पूछा है कि भारत के संविधान का 104वां संशोधन क्या है। तो यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा को 10 वर्ष तक बढ़ाता है। तो आप लोग इसको जरा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 3वें कि 9वें कि 7वें कि 5वें।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पर जो 7वां है संशोधन इसी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 4 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और 55 को निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला को खत्म कर दिया गया था? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत गणराज्य, कि सायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य की मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो देखिए 179 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ होगा। व्याख्या देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 55 को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में फैसला को खत्म कर दिया गया था। अगला देखते हैं, दिया कि निम्नलिखित में से, जरा दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को बताइएगा, हमें यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक रह रहा है, आप लोग बताया कि इसमें सही है कि गलत है। इसमें जरा आप लोग देखिएगा, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर 178 इसको आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत के संविधान के दूसरे संशोधन द्वारा किया गया था? समवर्ती सूची में संशोधन, की अनुसूची 9 का परिचय, की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा। देखिए सीधे आप लोग आंसर देखिए इसका व्याख्या। तो भारतीय संविधान का दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ और इस संविधान संशोधन 1951 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाना जाना था। अगला क्वेश्चन है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा, कि 42वें 1976 के द्वारा, कि 86वें, कि 2002 के द्वारा, कि 84वें, कि 2001 के द्वारा। तो 181 का ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला है कि भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? छत्तीसगढ़ को, कि सिक्किम को, कि अरुणाचल प्रदेश को, कि झारखंड को। तो देखिए यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है इसी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखिए दिया कि 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो देखिए अब तक इसमें जो है केवल एक बार संशोधन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया क्वेश्चन है, हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 122वां संविधान संशोधन जो संशोधन है जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, असम की, उत्तराखंड। तो देखिए पहला राज्य जो बना था वह असम बना था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वह सही होगा। 122वां भारतीय संविधान संशोधन यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला प्रथम राज्य असम था। बिल अगस्त 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार अनुमोदन के लिए राज्यों को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, कि 7वां, कि 9वां, किनमें से कोई नहीं? देखिए 185 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला संशोधन होगा, तो ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम, देखिए यहाँ पर आप लोग इसको जरा ध्यान से देखिएगा। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान पीठ के 11 जनवरी 2007 के एक निर्णय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसे चुनौती दी जा सकती है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है इसको देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए वही इसमें भी दिया गया है। देखिए कह रहा है कि इस कारण इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। क्यों दिया जाता है आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिए।
42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया। यह संविधान संशोधन सबसे व्यापक तथा विवादास्पद संशोधन है। आंतरिक आपात के दौरान किए गए इस संशोधन में लगभग संपूर्ण संविधान का पुनरीक्षण किया गया। इस कारण इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संशोधन में कुल 59 प्रावधान हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का विकल्प करना आप लोगों को, जो सही गलत है इसमें देखना है कौन सही है। पहला दिया कि भारत के संविधान में संशोधन की पहल केवल लोकसभा में की जा सकती है। देखिए ऐसा नहीं है, संविधान में संशोधन आप लोग राज्यसभा में भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए दिया कि यदि संशोधन से संविधान की संघीय प्रकृति में परिवर्तन होना हो तो इसके लिए सभी भारतीय राज्यों द्वारा अभिपुष्टि की। देखिए अभी सही नहीं है, तो दोनों जो होगा यहाँ पर गलत होगा। जरा व्याख्या देखिए इसका। भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन एक लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। संविधान में संघीय प्रकृति से संबंधित संशोधन के लिए संसद का विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत दोनों विकल्प असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? 65वां कि 69वां कि 72वां, किनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर 188 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। जो 69वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा की दर्जा दी गई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली के लिए विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आमुख में 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, की प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी। देखिए 189 का जो होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का वह 20 सही होगा। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पार्टी के जितने भी क्वेश्चन सभी हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए जो विविध वाला सेक्शन बचा है, अब हम लोग केवल यही करना बाकी है, तो इसको हम लोग अगले जो है भाग में कवर करेंगे। और देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पूरा पॉलिटी को इंड कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखिए हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पॉलिटिक्स जो पढ़ चुके हैं, तो हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अंत में आप लोगों से केवल यही कहूँगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए जो कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज है उसका आप लोग डेमो देख लीजिए। तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, जो भी लोग KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिए आप लोग किस प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यह सभी जो है NCERT के प्लस और साथ में PYQ हैं। सभी जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन KVS NVS में पूछा गया है, तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग यहाँ पर देखिए पूरा व्याख्या दिया जा रहा है। फिर यह देखिए दूसरा क्वेश्चन रोम का फुल नेम क्या है, फिर देखिए व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ALU, और यहाँ पर देखिए जो आप लोग का EMRS का एग्जाम हुआ था हुबहू देखिए इसी में से कई क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा, तो देखिए अभी हम क्वेश्चन सब डाले हैं। एक एक मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम इसमें टेस्ट सीरीज में शामिल किए हैं। और जितने भी लोगों ने लिया था अधिकतर लोगों का 12, 13, 14, 15 तक, यहाँ तक 15 में 15 ऐसा स्कोर किया कई लोगों ने। तो देख सकते हैं यही टेस्ट सीरीज है। यदि आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसी प्रकार के आप लोगों को जो है 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मात्र देखिए 51 रुपये में, 51 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो जिन्हें भी लेना हो वे लोग मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चन हैं, 10 टेस्ट सीरीज है कुल 300 क्वेश्चन हैं। और इन 300 क्वेश्चन से कोई यदि आप लोग पढ़कर चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग KVS NVS में 20 क्वेश्चन से 18, 19, 20 तो जरूर सही कर आएंगे। तो देखिए ये एक टेस्ट सीरीज है, यही डेमो दिखाना था। जिन्हें भी लेना होगा, जो आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर इसको ले सकते हैं। तो यही एक डेमो था। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।